डियर फ्रेंड्स वेलकम। तो 7:30 बज चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं लाइव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम यूपीएससी की वीडियोस डेली टू डेली प्रोवाइड करेंगे। तो आज हमारा यूपीएससी का फर्स्ट वीडियो आ रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं विचार कर लेता हूँ। आपके 3 एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला एग्ज़ाम होगा आपका प्रीलिम्स का, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे जनरल स्टडी के। पहला होगा जनरल स्टडी 1, दूसरा होगा जनरल स्टडी 2, जिसको हम सी सेट बोलते हैं। दूसरा होगा फिर मेन एग्ज़ाम, उसके बाद होगा इंटरव्यू। तो सबसे पहला आपका एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होगा सबसे पहले प्रीलिम्स। तो सबसे पहले हम आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की किस एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे? प्रीलिम्स में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, जनरल स्टडी 1, जिसका पहला टॉपिक आता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। तो भैया आज हम इस पहला टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका सिलेबस मैंने आपको दिया था, अगर आपने सिलेबस अभी तक डाउनलोड नहीं किया यूपीएससी का, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, जो आपका जनरल स्टडी का जो फर्स्ट आपका जो पेपर होगा जनरल स्टडी 1, उसका जितना भी सिलेबस है उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। उसमें पहला चैप्टर आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का महत्व। तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, आपको पता ही होगा, हम कोई भी वीडियो लेकर आते हैं सबसे हटके होती है पूरे यूट्यूब पे, ऐसा कोई नहीं बताता। आपको भी पता है ये बात, मुझे भी पता है। तो बस हमने एक नया फंडा निकाला है यूपीएससी की तैयारी करने का, बहुत गजब तरीका है, जिससे आप कभी बोर भी नहीं होगे। क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर तो बहुत सारे होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है, और अंधाधुंध करंट अफेयर होते हैं। आप याद करते करते थक जाओगे और आप बोर भी हो जाओगे। उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला। अभी आपको सब बताने वाला हूँ मैंने क्या क्या स्कीम तैयार की है, आप लोग उसे अच्छे से समझ लेना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपकी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करा रहे हैं। देखिए भैया, आपके जो करंट अफेयर होते हैं डेली के, वो बहुत सारे होते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर हैं, आप उन्हें कहाँ तक याद करोगे? तो सबसे बढ़िया फंडा ये मैंने निकाला है। जैसे आप इंटर में आप करते थे, आपको मैं इंटर में इंग्लिश का ध्यान लगवाऊँ तो, या हिंदी का लगवा दूँ, आपको क्या होता था, इंग्लिश के पेपर में एक अनसीन पैसेज दिया होता था। अनसीन पैसेज को सबसे पहले आप पढ़ते थे उसे ध्यान से। उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ करते थे, आप उनका आंसर आराम से दे देते थे। ऐसे आपको हिंदी में हुआ करता था। अपठित गद्यांश आपने पढ़ा होगा हिंदी में 12th क्लास में। अपठित गद्यांश आपका आता था, जिसमें आपको केवल अच्छे से पढ़ना होता था। उसके बाद उसके नीचे कुछ उसी में से जो निचोड़ उसका सारांश निकलता है, उस टाइप के कुछ में क्वेश्चन दिए होते थे, आप उन्हें तुरंत कर लेते थे। तो बस यहीं से आप थोड़ी सी फीलिंग कर लो, हमको सिखाने जा रहा हूँ मैं क्या करा करूँगा भैया, डेली के जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल की बात चल रही है, इसलिए विश्व की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको 2 टॉपिक आपके आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का महत्व, यही तो है। तो पहले हम अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको। राष्ट्रीय में इतना नहीं आएगा, अंतर्राष्ट्रीय में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसमें आपके 2 टॉपिक डिवाइडेड है। ये पूरा टॉपिक 2 टॉपिक से मिलकर बना है, नेशनल है इंटरनेशनल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंटरनेशनल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक दिन हम पढ़ा करेंगे नेशनल, एक दिन पढ़ा करेंगे हम इंटरनेशनल। और कैसे पढ़ा करेंगे, मैं क्या करा करूँगा, जैसे कि आज मान लो 16 मई है, 16 मई है, तो मैं आज के आपको पूरा जो करंट अफेयर जिसमें से मिलके बनता है, करंट अफेयर जिसमें से बनता है, मैं आपको पूरा वो आर्टिकल समझा दिया करूँगा मैं आज आपको। यानी कि 16 मई के आज जो कुछ भी आज जो कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है, मैं आपको पूरा ब्यौरा आराम से आर्टिकल रूप में आराम से समझा के पढ़ा दिया करूँगा 2-3 बार। फिर आपको क्या करना है, उस आर्टिकल को आपको 2-3 बार घर पे भी पढ़ना है, अपने आप रिवाइज करना है, उसको उसका निचोड़ निकालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें से जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि कोई सन आती है, कोई ईयर आती है इंपॉर्टेंट, कोई प्रेसिडेंट का नेम है, या कुछ भी इंपॉर्टेंट लोगों के नेम्स सन्स वगैरह आती हैं, आपको उनको क्या करना है, एक रफ नोटबुक पर डेली टू डेली नोट करना है। फिर मैं क्या किया करूँगा, जैसे कि आज मैं आपको आर्टिकल करा दूँगा। आज मैं आर्टिकल अच्छे से पढ़ाने के बाद कल मैं आपका डेली लाइव टेस्ट लूँगा, यानी कि एक दिन आर्टिकल, एक दिन आपका डेली लाइव टेस्ट। यानी कि एक दिन मैं आपको, अगर मैं 12th की लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे बोलूँगा, एक दिन मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़ा दूँगा, बोले तो आर्टिकल अपना। उसके बाद उसमें से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं उनको छांट के रखूँगा, फिर कल आपका डेली में लाइव टेस्ट लूँगा। तो कैसी लगी आपको मेरी स्कीम, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग बोर भी हो जाओगे कि यार कहाँ तक पढ़े, बहुत सारे हैं। लेकिन अब आर्टिकल पढ़ोगे तो उससे आपकी नॉलेज बिल्कुल ठोस हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे करंट अफेयर में ऑप्शन का कोई चक्कर ही नहीं रखेंगे। क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो भैया ऑप्शन में ही होती है। अगर आप ऑप्शन की जगह डायरेक्ट याद करेंगे तो 100% एक्यूरेट आंसर आप दे पाएंगे। क्योंकि ऑप्शनल जो पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के चांसेस रहते हैं, मोस्टली सनों में। तो इसीलिए हम ऑप्शन का रट्टे खत्म कर दिया मैंने। अब ओनली 1 आंसर 1 क्वेश्चन। तो ओनली मैं आज आपको आर्टिकल पढ़ाऊँगा,
और फिर मैं उसके नेक्स्ट डे उस आर्टिकल में से जो भी निचोड़ निकलेगा, जो भी क्वेश्चन उसमें से बनेंगे, नेक्स्ट डे आपकी लाइव डायरेक्ट टेस्ट दिया करूँगा। मैं आपसे पूछूंगा, मैं ये ऑप्शन दे देकर आपको बस ओनली कमेंट करके मुझे बताना है। यानी कि आपको बस यही करना है। मैं जो आर्टिकल आज कराऊंगा उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे आज। उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चंस आपको लगेंगे हम अपने आप छांटेंगे, आप लोग जो इंपोर्टेंट लगेगा उसमें से वो छांट के रखेंगे। उसके नेक्स्ट डे में हो सकता है जो आप लोग लिखे हो मैं उसी में से आपसे पूछ लूँ। तो इससे आपकी तैयारी एकदम बेस्ट होगी, परफेक्ट होगी, और साथ ही साथ आपके परफेक्ट नोट्स तैयार होते चले जाएंगे, एक पॉइंट्स बनते जाएंगे आपके माइंड में। तो आइए ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो यानी कि ये मैं आपको जो कराऊंगा आज 16 मई है, तो एक दिन पहले का कराया करूँगा, क्योंकि आज की जो करंट अफेयर आएगी वो आपको कल मिलेगी, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट होता है वो एक दिन बाद निकाल पाता है पूरी करंट अफेयर। तो आज 16 मई है, यानी कि आज हम 15 मई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप बनाना चाहें तो यहीं से आपको पहला नोट पॉइंट मिल गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है। तो चलिए इसको प्यार से पढ़ते हैं, आप लोग भी अच्छे समझना, फिर इसका निचोड़ निकालना, एक रफ नोटबुक का सारे पॉइंट्स लिखना, उसके नेक्स्ट डे आप लोग आना लाइव में टेस्ट देने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए पढ़ते हैं इसको आराम से। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से परिवार के संबंध के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ से, उसमें आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो उसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय परिवारों के संबंध के महत्व को दर्शाने के लिए। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार है, अंतर्राष्ट्रीय जो फैमिलियाँ हैं, उनके जो परिवार है उनके बीच संबंध कैसे हैं, उसका जो महत्व निकलता है, उसको दिखाने के लिए हर साल 15 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसा तैयार हो गया, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि इसका जो मेन पर्पज इससे पढ़ के जो निकलता है वो ये निकलता है कि जो फैमिलीज़ का महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड फैमिली, उसको दर्शाने के लिए होता है, फैमिली में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। जो पारिवारिक मुद्दे होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करें, जो फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों को दर्शाने के लिए और परिवारों को प्रभावित करने के लिए आर्थिक और जनसंख्या की प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, 2021 का विषय परिवार और नई तकनीक, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव में निर्णय लिया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की जो घटना है वो कब से स्टार्ट हुई थी और किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका प्रस्ताव में निर्णय लिया था कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस छोटे से आर्टिकल से कितने सारे क्वेश्चन निकलना है, और यहाँ कोई आपको रटने की जरूरत है, बस आपको सिंपली पढ़ना है। इनके जो मुख्य पॉइंट्स हैं आपको एक नोट के नोट करने हैं, अगले दिन आपको बस टेस्ट देना है। डेली आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितने क्वेश्चन याद हो गए, गारंटी है पूरी। ठीक है, बस छोटा सा ही आज का ये, इसमें छोटा सा ही था ये वाला आर्टिकल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आज के हम सभी आर्टिकल पढ़ेंगे। ये आ गया भैया नेक्स्ट आर्टिकल। सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया। COP26 पीपल एडवोकेट नामित किया, एक एडवोकेट की डिग्री होती है भैया ये। तो यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन के निकल गया कि पीपुल्स एडवोकेट किसको नामित किया गया है। तो सर डेविड एटनबरो को नामित किया गया। COP26 पुलिस एडवोकेट, पीपुल्स एडवोकेट। चलिए इसको पढ़ते हैं आराम से। देखिए, विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को इस नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के UK प्रेसिडेंट के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया। देखिए क्या नामित किया गया, दोबारा पढ़ते हैं इसको। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक, एक विश्व के प्रसिद्ध प्रसारक हैं, प्राकृतिक इतिहासकार हैं, एक प्राकृतिक इतिहासकार भी हैं, सर डेविड एटनबरो। आपसे पूछ सकता है कि किसी एक विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार का नाम लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए कि सर डेविड एटनबरो। और किसको हाल ही में ग्लासगो से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के UK प्रेसिडेंट के लिए COP26 पीपल एडवोकेट नामित किया गया है हाल ही में। तो अभी की बात है, नवंबर में किया गया है, तो आप लिख सकते हैं नवंबर में। तो किसको किया गया है, सर डेविड एटनबरो को। ठीक है, एटनबरो ने पहले ही UK और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने के लिए अपने जुनून और ज्ञान के साथ प्रेरित किया।
तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आप आराम से उसको आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद कल मैं आपसे पूछूंगा इसमें से जो क्वेश्चन निकल के आएंगे सब आर्टिकल्स का एक इकट्ठा निचोड़ मैं आपको डेली लिया करूँगा। एक दिन सारे आर्टिकल पढ़ा दिए, उसके नेक्स्ट डे उन सभी आर्टिकलों का इकट्ठा निचोड़। इससे आपको डेली टू डेली करंट अपडेट्स मिलते चले जाएंगे। आपको न्यूज़पेपर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें, क्योंकि नॉलेज तो कहीं से भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, उसका कोई अंत ही नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सिंथेटिक कैबिनेट्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना चीन। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना चीन। पहला क्वेश्चन पहली लाइन से आपको मिल जाता है। क्या है क्वेश्चन? सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा चीन। नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है। यह कदम तब उठाया गया जब चीन दवा के निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। सिंथेटिक कैबिनोइड्स अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं, क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और कुछ विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों या पौधों के तने और पत्तियों से बने कट तंबाकू में पाए जाते हैं। झिंजियांग में इसका उपनाम आमतौर पर नाश्ता। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो पॉइंट्स निकलते हैं वो है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रोनिम्बी। चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। तो देखिए यहाँ से तो यहाँ से आपको चीन के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। जैसे चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग वगैरह। और सबसे पहला सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो बस छोटा सा आर्टिकल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। WHO ने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कॉर्नर्स के रूप में वर्गीकृत किया। यानी कि आप एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि WHO ने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को किसके रूप में वर्गीकृत किया? तो आंसर आता है इसका ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। इस वेरिएंट को B1617 का नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वेरिएंट पहले से ही 30 से अधिक देशों में फैल चुका है। यह अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक ट्रांसमिसिबल है। इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। यह पहली बार यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया था। इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनने हैं, कितने सारे बनने हैं। सबसे पहले किसके द्वारा पहचाना गया? ये यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया। इसका नया नाम हमने निकाल दिया है डबल म्यूटेंट वेरिएंट, B1617 वेरिएंट। इसका नाम ये ध्यान रखना, B1617। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना वायरस को लेकर। WHO द्वारा वर्गीकृत कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है। इसके 2 उत्परिवर्तन हैं, जिन्हें E484Q और L452R कहा जाता है। इनको नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नेम्स हैं। वायरस स्वयं को परिवर्तित करके एक या एक से अधिक वेरिएंट बनाते हैं। वायरस खुद को बदलते हैं ताकि वे इंसानों के साथ रह सकें। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी B1617 वेरिएंट के खिलाफ टीके की प्रभावशीलता का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, जैसे कि WHO की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आता है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। यानी कि WHO क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। जो राष्ट्रीय के लिए तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय के लिए भी है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करके नोटबुक पे लिख लेना। हाँ, तो देखिए जो आपके 16 मई के जितने भी आर्टिकल्स है, यानी कि कल की खबर 15 मई की बोलूँगा मैं, क्योंकि एक दिन बाद अपडेट होता है, वो सभी हम इंपोर्टेंट न्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। तो बस आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लाइव लेक्चर में यही था। आपको जितने भी मैंने आर्टिकल्स कराए आप वीडियो को प्लेबैक करके सुन सकते हैं, अच्छे से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे आर्टिकल्स को कल अच्छे से पढ़ के आना है, और इनके जो मैंने तरीका आपको बताया है सबसे हट के तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट है क्वेश्चंस को याद रखने का, विदाउट ऑप्शन के, क्योंकि ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, आपको भी पता है।
तो आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ने हैं, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके एक नोटबुक पे नोट करना है, जिससे आपके अच्छे से नोट्स बनते जाएंगे। और कल आपका लाइव टेस्ट होगा, तो मिलते हैं कल टेस्ट में, सेम ऑन द टाइम 7:30 PM ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।